अगर मैं इस प्लास्टिक रॉड को अपने हेयर में रब करने के बाद इन पीसेस ऑफ पेपर के करीब लाता हूं तो ये कुछ इसके साथ इस तरीके से चिपकने लगते हैं। तो आखिर इसकी क्या वजह है? कुछ तो साइंस है। तो इसी साइंस को समझने के लिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 9.1, दैट इज कूलम्स लॉ। लेकिन किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारा क्वेश्चन तो ये होता है कि आखिर चैप्टर का ये नाम रखा है तो क्यों रखा है? अगर इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों कह रहे हैं? इसके साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी को क्यों इंक्लूड किया गया है? तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज के लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। इसके साथ साथ बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। तो इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक तमाम चैप्टर्स हमने आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट किए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को वो चैप्टर्स थोड़े से मुश्किल लगते हैं। मुश्किल है नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट फील होते हैं। लेकिन उन चैप्टर्स को अच्छे से समझने के लिए पेशेंस और डिटर्मिनेशन रिक्वायर्ड होता है। तो उनको हमने आराम आराम से कंप्लीट किया है, एक एक कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन अब हम फिजिक्स का एक नया फेस देखने जा रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज आप मुझसे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस हद तक तैयार कर दूंगा कि पेपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले आर्टिकल्स में से कोई क्वेश्चन भी आ जाए आप एकदम सॉल्व करके आ जाएंगे बगैर किसी डिफिकल्टी के। तो अगर मैं आपसे आज ये क्वेश्चन पूछूं कि बेटा मैस क्या होता है, तो आप क्या आंसर देंगे? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? आप कहेंगे सर ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। मैस किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। यानी मैस किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इनर्शिया ऑफर करता है। जैसे एक गाड़ी अगर मूव कर रही है तो उसको धक्का देना आसान है, लेकिन अगर एक गाड़ी रुकी हुई है तो उसको धक्का देकर मूव कराना मुश्किल है। यानी मैस इनफैक्ट इनर्शिया प्रोवाइड करता है। इमेजिन करके देखो कि अगर मैस का कंसेप्ट ना होता तो ना हमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ने पड़ते, ना हमें कुलियन की डेरिवेशंस करनी पड़ती, कुलियन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, और ना ही हमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाले आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते, ना ही वर्क एनर्जी पावर वाले कंसेप्ट पढ़ने पड़ते। यानी एक मैस के होने की वजह से, ये जो मैस का कंसेप्ट है इसकी वजह से हमें इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़े हैं। अगर मैथ्स का कंसेप्ट ना होता तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें से बहुत से चैप्टर्स निकल जाने थे। तो यहां पर हमें मैथ्स की इंपॉर्टेंस कितने अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि मैथ्स का कंसेप्ट होना जरूरी है। मैथ्स की वजह से ही किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बनती है, मैथ्स की वजह से ही कोई बॉडी इनर्शिया ऑफर करती है। लेकिन आज हम मैथ्स की बात नहीं करने आए, आज हम चार्ज के बारे में पढ़ने आए हैं। मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह मैथ्स आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो, आपको अपने आसपास जितने भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज की वजह से ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि आसमान से बिजली गिरती है, अगर उसकी बेस लाइन पर रीजन देखा जाए तो दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर मैं स्मार्ट बोर्ड पर इस तरीके से कुछ लिख पा रहा हूं तो इसकी बेस लाइन पर भी जो कंसेप्ट है दैट इज आल्सो चार्ज। अगर आप अपने मोबाइल पर ये लेक्चर सुन पा रहे हैं या लैपटॉप पे ये लेक्चर सुन पा रहे हैं तो उसकी बेस लाइन पे भी रीजन क्या है? चार्ज। अगर कमरे में लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, तो उसकी बेस लाइन पे भी रीजन क्या है? चार्ज है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज भी हमारी लाइफ में ऐसे ही इंपॉर्टेंट है जिस तरह के मैथ्स इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपका लेक्चर लेंथी होता है, आप लेक्चर में पहले सिलेबस से थोड़ी हट कर बातें करते हैं। देखो, अगर मैं आपको ऐसे ही आकर कूलम्स लॉ पढ़ाना स्टार्ट कर दूं बगैर चार्ज का कंसेप्ट दिए
तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप चाय बना दें बगैर पत्ती डाले या फिर बगैर दूध डाले, तो उसका कोई टेस्ट बनेगा? नहीं बन सकता। या फिर अगर आप सब्जी बना दें बगैर नमक डाले तो कोई टेस्ट बन सकता है। इसी तरीके से कूलम्स लॉ को पढ़ने के लिए और इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। देखो बच्चों, जिस तरीके से मैस किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इनर्शिया ऑफर करता है, इसी तरीके से अगर हम चार्ज को देखें तो चार्ज किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से कोई भी बॉडी क्या क्या इफेक्ट शो कर सकती है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स भी शो कर सकती है और इसके साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी शो कर सकती है। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल प्रोवाइड करता हूं। अगर मैं इस रॉड को अपने हेयर में रब करने के बाद इन पीस ऑफ पेपर्स के करीब लेकर आता हूं, तो यहां पर आप देखिए कि ये छोटे छोटे पीसेस इस रॉड के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस अट्रैक्शन का जो बेस लाइन रीजन है, जो वजह है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमने इस बात को डिस्कस किया है कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो कब कोई चार्ज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स दिखाएगा तो कब कोई चार्ज मैग्नेटिक इफेक्ट्स दिखाएगा? ये भी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम चार्ज को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर बच्चों आपने इस कंसेप्ट को समझना है। जब चार्ज रेस्ट पर होता है, जब चार्ज क्या होता है, रेस्ट पर होता है, तो उस केस में चार्ज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स एग्जिबिट करता है। और ये जो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहां पर ये जो वर्ड इलेक्ट्रो है ये बेसिकली चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैटिक मीन रेस्ट, यानी कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। लेकिन चार्ज मूव भी तो कर सकता है। देखो, जब चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। चार्ज अगर मूव करेगा इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा, इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। और जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो वो उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब है कि यहां पर जब चार्ज मूव करता है तो कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी आ जाते हैं, यानी हमें मैग्नेटिज्म भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मैग्नेटिज्म भी देखने को मिलता है। और कभी कभी चार्ज ऑसिलेट भी करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होती हैं। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनकी सबसे सिंपल सी एग्जांपल है लाइट। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑसिलेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी, यानी कि लाइट वेव्स जनरेट होंगी। तो उस केस में दोबारा से हम फिजिकल ऑप्टिक्स पे चले जाएंगे, दोबारा से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, उन फिनोमेना की तरफ चले जाएंगे। लेकिन हमने उधर नहीं जाना, हमने इस पोर्शन में रहना है। हमने चार्जेस को रेस्ट पर स्टडी करना है और चार्जेस को मूव करते हुए स्टडी करना है। कैसे मूव करते हुए? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए हमने स्टडी करना है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने चार्जेस को रेस्ट पर भी स्टडी करना है, इसी वजह से चैप्टर के नाम में कहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हमने चार्जेस को मूव करते हुए भी स्टडी करना है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी हमने चार्जेस को रेस्ट पर भी स्टडी करना है और चार्जेस को मूव करते हुए भी स्टडी करना है। जैसे हम चार्जेस एट रेस्ट की स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, इसी तरीके से जब चार्जेस मूव करते हैं तो इस स्टडी को हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और इसी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम करंट को भी स्टडी करते हैं, फिर जो करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको भी स्टडी करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी करेंगे नंबर 1, और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 10, उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक और कंसेप्ट भी क्लियर करता चलूं, क्योंकि बाद में बहुत से स्टूडेंट्स के ज़हन में क्वेश्चन आते हैं। ये जो रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट है, बेसिकली ये रिलेटिव कंसेप्ट है। अगर आप कहते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो ये ऑब्जर्वर फ्रेम पर डिपेंड करता है। मेरे मुताबिक वो रेस्ट पर है, किसी दूसरे पर्सन के मुताबिक अगर वो मूव कर रहा है तो लाजमी नहीं है कि वो बॉडी रेस्ट पर प्रेजेंट होगी, यानी ये रिलेटिव कंसेप्ट्स हैं। अगर मैं कहता हूं कि एक बॉडी मूव कर रही है, लाजमी नहीं है कि वो दूसरे पर्सन के लिए भी मूव कर रही है, वो रिलेटिव कंसेप्ट है। देखो, अगर एक पर्सन गाड़ी में बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक बॉल है तो मैं क्या कहूंगा
कि पर्सन भी मूव कर रहा है, बॉल भी मूव कर रही है, लेकिन उस पर्सन के मुताबिक बॉल रेस्ट पर है। इसका मतलब है कि मोशन और रेस्ट ये दोनों रिलेटिव कंसेप्ट्स हैं। इसी वजह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन दोनों कंसेप्ट्स को कभी कभी मिलाकर भी स्टडी करते हैं। तो अगले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो यहां पर फिर यही प्यारी सी डेफिनेशन उठा के लिखती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मीन चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन रेस्ट, यानी स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर उस चार्ज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आएंगे तो वहां पर वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आएंगे तो वहां पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा रखा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रेजेंट होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर एक्ट करेगी। इसी तरीके से जब कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होगा तो उस पर अगर फोर्स लगेगी तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट था। तो यहां पर हमने ये लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसी फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, ये बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है और यही बात इस चैप्टर को सबसे आसान बनाती है। जैसे हम मैस को ऐड कर सकते हैं, 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम प्लस 6 किलोग्राम 11 किलोग्राम, इजीली हम ऐड कर सकते हैं। वहां पर हम ऐसे नहीं कहते कि 5 किलो इधर है 6 किलो इधर है, कैसे ऐड करेंगे, ऐसे नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिंपली हम ऐड कर लेते हैं, अलजेब्रिक सम ले लेते हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये भी इसी तरीके से एक स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली हम अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका जस्ट मैग्नीट्यूड है जिसकी वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो हमें तो एक सिंबल चाहिए जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से स्मॉल क्यू से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी कैपिटल क्यू से भी कर दिया करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इस चैप्टर में स्मॉल क्यू से ही इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मेजर कर सकते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी है, तो आखिर इसका कोई ना कोई यूनिट भी तो होना चाहिए। जी हां, इसका बिल्कुल यूनिट है जो कि कूलम सर के नाम पर है। देखो कूलम एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज की मेजरमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया था कि चार्ज को मेजर किया जा सकता है, तो उन्हीं के नाम पर चार्ज का यूनिट रख दिया गया कूलम। और अगर हम इसको कंप्लीट वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे तो कूलम का सी स्मॉल होगा, और अगर हम सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो कूलम को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने देखना है कि मिनिमम कितना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। देखो वैसे तो हम कह सकते हैं 1 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, लेकिन अब हमने देखना यह है कि मिनिमम से मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है। तो मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर मिनिमम चार्ज होता है। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है, द स्मॉलेस्ट फ्री चार्ज इन नेचर इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और ये किसके इक्वल होता है, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यहां पर हम लिख देते हैं E इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹ कूलम। देखो चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है डेट इज 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹ कूलम। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट एनी पार्टिकल में कंटेन। यानी ये जो अमाउंट है E इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹ कूलम, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है जो किसी भी पार्टिकल में प्रेजेंट हो सकती है। चार्जेस ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड आर बिल्ड अप ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज किस तरीके से आता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है या फिर ऐड किया जाता है। यहां पर मान लीजिए कि एक एटम है जिसमें यहां पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। यहां पर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट्स में कुछ इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं। यहां पर ये एक ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, यानी इन ऑर्बिट्स में कुछ इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होते हैं।
यहां पर हमने जो सेंटेंस लिखा है वो क्या था कि जो भी लार्जर मैग्नीट्यूड चार्जेस के वो कैसे बिल्ड होते हैं, बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। यहां पर अगर हमने नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन हमें यहां पर लेकर आना पड़ेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। पहले ये न्यूट्रल है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। लेकिन अगर हमने पॉजिटिव चार्ज लेकर आना है तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम एक प्रोटॉन इसमें ऐड कर दें या फिर एक पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दें, क्योंकि न्यूक्लियस में से हम पॉजिटिव चार्जेस को निकाल या डाल नहीं सकते। इस पर्पस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम एक इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव कर लेते हैं और वो भी आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करेंगे तो इनफैक्ट यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इट इज पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो उस वक्त बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, लेकिन जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो उस केस में बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। यानी कि चार्ज किसी भी बॉडी पर लेकर आने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड या फिर रिमूव करना पड़ता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने मैट्रिक में क्वार्क्स के बारे में एक कंसेप्ट पढ़ा था और आपने कहा कि चार्ज मिनिमम होता है इलेक्ट्रॉन पर, इससे मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, तो सर क्वार्क्स पे फिर चार्ज मिनिमम कैसे होता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जो फ्री चार्ज है जो कि एग्जिस्ट कर सकता है, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री चार्ज, तो डेट फ्री चार्ज इज मिनिमम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो स्मॉलेस्ट फ्री चार्ज इन नेचर है डेट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जो क्वार्क है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, डेट इज नॉट फ्री, तो उसकी हम यहां पर बात नहीं करेंगे। The magnitude of charge on an electron is equal to that of proton, यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन दोनों क्या है, इक्वल हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम, इसी तरीके से प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होगा। इसको हम E नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन को हम E पॉजिटिव से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पे जो चार्ज होगा डेट वुड बी 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। सिंपली ये है कि इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा और इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा। The charge on a proton is designated as E positive, यानी कि इसके ऊपर हम प्लस का साइन लिखते हैं, and the charge on electron is designated as E negative। अगर E positive कहीं पर लिखा होगा तो वहां पर भी आपको मालूम होना चाहिए it is charge on proton 1.6 multiplied by 10⁻⁻19 कूलम। और अगर कहीं पर E नेगेटिव लिखा हुआ होगा तो वहां पर भी आपने फौरन से अंडरस्टैंड कर लेना है कि इट इज -1.6 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां तक आपको समझ आया कि व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज। देखो बच्चों, जब हम ये कह रहे हैं कि किसी भी बॉडी में चार्ज का मतलब ये है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज बनेगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके या रिमूव करके किसी भी बॉडी पर चार्ज लेकर आया जा सकता है। तो अब क्या इलेक्ट्रॉन को दरमियान में से काटकर आधा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। यानी 1 इलेक्ट्रॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे नहीं कर सकते 1/2 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को काटकर आधा नहीं किया जा सकता। और ना ही आप ये कह सकते हैं 1.5 इलेक्ट्रॉन, ना ही ये कह सकते हैं 2.5 इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन जब चार्ज किसी भी बॉडी पर आएगा दैट वुड बी इन दिस ऑर्डर 1e 2e 3e 4 इलेक्ट्रॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा डेट वुड बी Q इज इक्वल टू 1e, Q इज इक्वल टू 2e या फिर 3e। तो इसका मतलब है यहां पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स तो एग्जिस्ट करेंगे, बट ऐसे नहीं करेंगे 1.5 0.5। तो यहां पर अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं Q इज इक्वल टू NE, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, यानी 1 2 3 4 5 चलते चलते n तक जाएगा। तो यही जो कंसेप्ट है कि नेट चार्ज जो भी किसी भी बॉडी पर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब भी फिजिक्स में इंटीग्रल मल्टीपल की बात आती है तो उस कंसेप्ट को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। तो यहां पर इसका मतलब है कि चार्ज भी क्वांटाइज्ड होता है। तो यही हेडिंग लगाइए, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस द नेट चार्ज ऑन ए बॉडी is always equal to an integral multiple of elementary charge, that is charge on electron. It's mean Q is equal to Ne. This is known as quantization of charge. अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, what is meant by quantization of charge? तो क्या लिखेंगे? Quantization of electric charge means the net charge on a body is always equal to the integral multiple of elementary charge E, where n is an integer, where n is an integer, यानी n कोई भी इंटीजर हो सकता है।
नेक्स्ट है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसकी कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए यहां पर आपको कुछ समझना पड़ेगा। मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ साथ ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। यहां पर मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर मान लो कोई न्यूट्रल बॉडी प्रेजेंट है, और यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी कोई न्यूट्रल बॉडी प्रेजेंट है। अब नेचुरली होता यह है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये आपने ऑलरेडी रूल पढ़ रखा है मैट्रिक में भी, यहां पर भी वही रूल होगा, यानी कि लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। अब पॉजिटिव और पॉजिटिव ये दोनों क्या है, लाइक है, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे। सिमिलरली दो नेगेटिव चार्जेस होंगे तो ये भी लाइक चार्जेस का केस बन जाएगा, ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तो उस केस में क्या होगा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर अनलाइक चार्जेस हैं। लेकिन अब नेक्स्ट केस ये आता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरी तरफ एक न्यूट्रल बॉडी होगी तो क्या ये अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। इसकी एग्जांपल ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। जब यहां पर इस रॉड को मैं अपने हेयर में रब करने के बाद इन पीसेज ऑफ पेपर के करीब लेकर आता हूं तो इसके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये जो रॉड है ये तो चार्ज था, लेकिन क्या ये पीस ऑफ पेपर भी चार्ज थे, नहीं, ये न्यूट्रल थे। तो इसका मतलब है कि एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली ये भी क्या करेंगे, दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। अब इसकी वजह क्या है, ये जो अट्रैक्शन है ना, दिस अट्रैक्शन इज बेसिकली ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। होता क्या है कि जो न्यूट्रल बॉडी है ये क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं इतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। जब इसको हम पॉजिटिव चार्ज के करीब लेकर आएंगे तो इसमें जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो थोड़े इस साइड पर हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये दोनों अट्रैक्शन शो करेंगे, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो यहां पर फिर हम लिख देते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सिमिलरली नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अ न्यूट्रल बॉडी कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ड्यू टू इंडक्शन, यानी कि न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। क्यों अट्रैक्ट करती हैं, ड्यू टू इंडक्शन। यहां पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर यहां पर टू बॉडीज प्रेजेंट है, मान लो ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, और मैं आपको इतना बता देता हूं कि जो फर्स्ट बॉडी है इस पे पॉजिटिव चार्ज है। आपने कमेंट्स में ये बताना है कि इस सेकंड बॉडी पर कौन सा चार्ज है। लेक्चर के लास्ट में मैं भी आपको इसके बारे में क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी तक आपने कमेंट्स में बताना है कि इस सेकंड बॉडी पे कौन सा चार्ज है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो अभी हमने यहां पर कहा कि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो लाजमी तौर पर ये एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं दैट इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, क्योंकि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी, यानी पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव, किस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है या फिर रिपल्शन भी हो सकती है बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। इट इज अ फोर्स दैट होल्ड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस टुगेदर इन एन एटम और मॉलिक्यूल्स, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके दरमियान भी फोर्स होती है, और यही फोर्स है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, और यही वो फोर्स है जो उनको होल्ड करके रखती है किसी भी एटम या फिर मॉलिक्यूल्स में। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स हमने पढ़ी है कि चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करती है, क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट भी की जा सकती है? इसका कोई मेथड है? तो जी हाँ, इसका मेथड कूलम सर ने हमें दिया था। उन्होंने एक लॉ प्रोवाइड किया था जिसको हम कूलम्स लॉ कहते हैं। तो उसी कूलम्स लॉ को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस वाज मेड बाय द फ्रेंच फिजिस्ट चार्ल्स डी कूलम, यानी ये साइंटिस्ट थे चार्ल्स डी कूलम। इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स डिस्कवर की थी बिटवीन चार्जेस। इन्होंने बताया था कि जो चार्जेस होते हैं इनके दरमियान फोर्स होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, और ये उन्होंने कब बताया था, 1785 में। ही डिड्यूस्ड ए लॉ नोन एज कूलम्स लॉ। तो इन्हीं मेजरमेंट्स की बिना पर उन्होंने एक लॉ निकाला था जिसको कहते हैं कूलम्स लॉ। अब कूलम सर का बेसिकली कहना क्या था,
कूलम्ब सर ने ये कहा था कि मान लो यहां पर एक चार्ज है, कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं, यहां पर ये भी एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कूलम्ब सर का ये कहना था कि ये दोनों चार्जेस रिपेल करेंगे तो किसी फोर्स के साथ रिपेल करेंगे। देखो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, इनके दरमियान कोई फोर्स है जिसको हम कह रहे हैं फोर्स ऑफ रिपल्जन। वो फोर्स कितनी होगी? उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है, पहले चार्ज का भी दूसरे चार्ज का भी, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लो इसका मैग्नीट्यूड Q1 है, इसका मैग्नीट्यूड Q2 है। अब ये जो Q1 और Q2 है, इन पर डिपेंड करती है कि वो फोर्स कितनी है। चार्जेस का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा इतनी ज्यादा फोर्स होगी। इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है, या फिर दो चार्जेस कंसीडर कर लो, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि जब चार्जेस दूर जाएंगे तो उनके दरमियान फोर्स कम होगी, और जब वो नजदीक आएंगे तो उनके दरमियान फोर्स ज्यादा होगी। देखो बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे दो मैसेज न्यूटन सर के मुताबिक जब करीब आते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती है, लेकिन जब दो मैसेज दूर जाते हैं तो वहां पर क्या होती है, फोर्स कम हो जाती है। सिमिलरली कूलम्ब सर ने कहा था कि चार्जेस में भी ऐसा ही होता है, जब ये दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम होती है, जब ये करीब आते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होती है। लेकिन यहां पर यह देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जब चार्जेस करीब आते हैं तो उनके दरमियान फोर्स तेजी से बढ़ती है, और जब वो दूर जाते हैं तो उनके दरमियान फोर्स तेजी से कम होती है। जब तेजी से बढ़ती है और तेजी से कम होती है तो फिर यहां पर हम R का स्क्वायर लिखेंगे, यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। यहां पर मान लो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, R, तो ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R स्क्वायर के। तो इट्स मीन कूलम्ब सर ये कहना चाहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसी स्टेटमेंट को उठा के यहां पर लिखा है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर पॉइंट चार्जेस हैं, नॉर्मल चार्जेस की बात नहीं हो रही कि एक बॉडी इतनी सी एक बॉडी इतनी सी, उनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस है, वहां पर कूलम्ब जाने लगेगा। इट डील्स विद द पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस का बेसिकली मीनिंग क्या है? पॉइंट चार्जेस का मीनिंग ये है कि अगर एक यहां पर चार्ज है और दूसरा यहां पर चार्ज है, अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज R, यानी जो डिस्टेंस R है ये इस चार्ज बॉडी के साइज से ज्यादा होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा होगा तो वहां पर हम इन चार्ज बॉडीज को कहेंगे कि ये पॉइंट चार्जेस है। अब बहुत से स्टूडेंट समझ लेते हैं कि शायद पॉइंट चार्ज का मतलब है बहुत छोटा सा, इतना सा चार्ज, लेकिन ये इसका मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि चार्ज की साइज के मुकाबले में जो उनके दरमियान डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो उस केस में क्या करेगा, कूलम्ब लॉ होल्ड करेगा, यानी कि कूलम्ब लॉ पॉइंट चार्जेस के साथ डील करता है। और कूलम्ब लॉ क्या कहता है, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब चलते हैं आगे। दिस वाज जस्ट रफ वर्क, ये रफ वर्क था, इसको आपने नोट नहीं करना। यहां पर अब हम प्रॉपर्ली डायग्राम ड्रा करते हैं और कूलम्ब लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्कस करते हैं। कूलम्ब लॉ को मैथमेटिकली देखने के लिए यहां पर हमने ये एक डायग्राम ड्रा कर दी है। ये सारे का सारा नीट वर्क है जो हमने इससे पहले किया था। दिस वाज आल्सो नीट वर्क। ये वाला रफ वर्क था, इसको अपने नोट्स पे नहीं नोट करना। ये वाले सारे भी आपके नोट्स हैं, यहां से आपने सारे का सारा नोट्स में नोट करना है क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहां पर हमने बेसिकली क्या किया है, 2 पॉइंट चार्जेस कंसीडर किए हैं, जिनमें से एक को Q1 कहा है, एक को Q2 कहा है। यहां पर पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन है और यहां पर इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये वाला जो चार्ज है दिस इज प्लस Q1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q1 लिखेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको प्लस Q2 लिखेंगे। दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, इट इज प्लस Q1, और ये नेगेटिव चार्ज है, इसको माइनस Q2 लिखा है। अब यहां पर ये वाला जो चार्ज है ये इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ये वाला जो चार्ज है ये इस पे उधर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, यानी वो वाला चार्ज उधर भागी जा रहा है, ये वाला चार्ज इधर भागी जा रहा है। अब ये जो चार्ज Q2 है ये Q1 पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि चार्ज Q2 है, Q2 Q1 पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, या फिर Q1
Q2 की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दैट इज F12, और क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसको हमने वेक्टर की फॉर्म में लिखा है। सिमिलरली यहां पर ये जो चार्ज Q2 है ये Q1 की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस तरफ दैट इज F21 वेक्टर। सिमिलरली यहां पर ये जो चार्ज Q1 है ये चार्ज Q2 की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज F12, और ये जो चार्ज Q2 है ये Q1 की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा दैट वुड बी F21, और ये इधर अट्रैक्शन फील करेगा, ये किधर फील करेगा, इधर अट्रैक्शन फील करेगा। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां पर कूलम सर का ये कहना था कि जो पॉइंट चार्जेस हैं मान लो दैट आर Q1 एंड Q2, इनके दरमियान डिस्टेंस R है, तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कुछ इस तरीके से होगी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, क्योंकि हमने कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट में यही पढ़ा था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो यहां पर Q1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, Q2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज। यहां पर कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये आता है कि सर हमने यहां पर ये क्यों नहीं लिखा -Q2, क्योंकि हमने डायग्राम में -Q2 लिखा हुआ है, यहां पर हमने Q1 Q2 लिखा है। देखो हमने यहां पर मैग्नीट्यूड्स की बात की है, यहां पर हम पोलैरिटी की बात नहीं कर रहे। जो चार्जेस है ना, नेगेटिव पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन, ये जस्ट हम यहां पर इस तरीके से शो कर देते हैं कि चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जब हम मैथमेटिकली लिखते हैं फोर्स का एक्सप्रेशन निकालने के लिए तो इट इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो यहां पर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा फोर्स बढ़ेगी। अब अगर यहां पर इसको मैं 1 कह दूं और इसको 2 कह दूं तो क्या लिखूंगा, कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग एक्सप्रेशन 1 एंड 2। देखो इक्वेशन के लिए इक्वल होना लाजमी है, यहां पर आपने ऐसे डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लिख देना। कंबाइनिंग एक्सप्रेशन 1 एंड 2, एक्सप्रेशन 1 एंड 2। तो अगर मैं एक्सप्रेशन 1 और 2 को कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब आपने पढ़ रखा है कि प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर अगर हम इक्वल लेकर आए तो साथ एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो यहां पर भी ऑब्वियसली एक कांस्टेंट लगेगा। तो मान लो कि वो कांस्टेंट K है, तो यहां पर फिर हम लिख देते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, दिस K इज कांस्टेंट। अभी हम इस कांस्टेंट की बात करेंगे कि K किस तरीके का कांस्टेंट है। देखो यहां तक तो आपको समझ आ गया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और चार्जेस किस तरीके के होंगे, पॉइंट चार्जेस, यानी जो चार्जेस का साइज है वो इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से बहुत कम होगा, या फिर ये जो डिस्टेंस है ये चार्जेस के साइज के रिस्पेक्ट से बहुत ज्यादा होगा। तो यहां पर अब ये जो हमने K कांस्टेंट लगाया है दिस इज बेसिकली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब यही जो कांस्टेंट K है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसी के साथ साथ हम कूलम कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। अब ये K कांस्टेंट किस किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, यानी ये जो दो चार्जेस हमने कंसीडर किए Q1 और Q2 ये किस मीडियम में प्रेजेंट है, इनके दरमियान एयर है या फिर कोई और इंसुलेटिंग मीडियम प्रेजेंट है। जो भी मीडियम प्रेजेंट है ये K उस मीडियम पर डिपेंड करता है, और इसके साथ साथ ये उस यूनिट सिस्टम पर डिपेंड करता है जिसमें F Q और R को मेजर किया गया, यानी इनको MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजर किया गया या फिर CGS में, या फिर कौन से यूनिट सिस्टम में मेजर किया गया उस पर भी ये डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस K की आखिर वैल्यू क्या है। देखो पहली तो बात ये है कि ये मीडियम स्पेसिफिक है, क्योंकि हमने कहा है कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है, तो K की वैल्यू हर मीडियम के लिए सेपरेट आएगी। ये तो एक बात यहां से क्लियर हो गई। तो अगर हम K की वैल्यू फ्री स्पेस में बात करें, यानी कि वैक्यूम में K की वैल्यू की बात करें, तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ द मीडियम बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज फ्री स्पेस ए वैक्यूम एंड SI सिस्टम इज यूज्ड, क्योंकि इस सिस्टम पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा हमने यूनिट सिस्टम यूज किया है, तो यहां पर हम SI सिस्टम की बात करेंगे। अगर मीडियम बिटवीन द चार्जेस वैक्यूम है यानी कि फ्री स्पेस है, और इसके साथ साथ हमने SI सिस्टम को लिया हुआ है, तो उस केस में हम K को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा ये K स्मॉल है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
अब व्हाट इज मेंट बाय एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या मीनिंग है? अगर हम यहां पर ये टू चार्जेस कंसिडर करते हैं, पिंक कलर से मैं जितना भी करूंगा वो सारे का सारा रफ वर्क होगा, ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं। देखो इन दो चार्जेस के दरमियान अगर मीडियम फ्री स्पेस है, इन दो चार्जेस के दरमियान अगर मीडियम फ्री स्पेस है, तो ये फ्री स्पेस इन दो चार्जेस के दरमियान जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स को अलाउ करती है दैट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां पर आपको कुछ समझ आया कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या मीनिंग है? यानी कि ये दो चार्जेस हैं, मान लो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब ये जो फ्री स्पेस है इन टू चार्जेस के दरमियान, ये फ्री स्पेस कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स अलाउ करती है इन टू चार्जेस के दरमियान? क्योंकि यहां पर फ्री स्पेस प्रेजेंट है, ये कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स अलाउ करती है इन टू चार्जेस के दरमियान? दैट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12। अब यहां पर यूनिट क्या आएगा? यूनिट हमने यहां पर फाइंड करना है, तो यूनिट इसका फाइंड करने का सबसे आसान मेथड मैं आपको समझा देता हूं। अभी हमने क्या पढ़ा था? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अवर R स्क्वायर। अब अगर यहां पर मैं K का यूनिट निकालूं तो K इज इक्वल टू F R स्क्वायर अवर Q1 Q2, इसी तरीके से हो जाएगा। K का यूनिट क्या आएगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन है, न्यूटन। R का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये किसका यूनिट है? K का यूनिट है। तो अगर यहां से एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालेंगे तो वो किस तरीके से निकलेगा? पहले हम यहां से एप्सिलॉन नॉट निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू K। तो अगर हमने एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स निकालने हैं तो हमें K के यूनिट्स चाहिए होंगे। K के यूनिट्स हमने यहां पर डिटरमिन कर लिए हैं, तो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट क्या हो जाएंगे? 1/, क्योंकि 1/, K है तो 1/, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां से जब ये न्यूटन ऊपर जाएगा तो न्यूटन पावर -1 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर पावर -2 हो जाएगा। यानी यहां पर यूनिट्स कुछ इस तरीके से बनेंगे, कूलम स्क्वायर साथ में न्यूटन ऊपर जाएगा तो न्यूटन पावर -1 और मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर पावर -2। और इसको पढ़ेंगे कैसे? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पर स्क्वायर मीटर भी आप इसको पढ़ते हैं। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मीनिंग क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। ये वैल्यू फिक्स्ड है, इट इज कांस्टेंट, इसको आपने याद रखना है। अब यहां पर बेसिकली हमने फाइंड क्या करना था? वैल्यू ऑफ K इन फ्री स्पेस, क्योंकि हम K की वैल्यू फाइंड कर रहे थे फ्री स्पेस में। तो यहां पर K किसकी इक्वल है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। ये वाली एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है इसको उठा के हमने इस इक्वेशन में लगाना है। तो इसको हम कौन सा नंबर देंगे? यहां पर पहले देख लेते हैं कि नंबरिंग क्या थी। दिस वाज 1 2 और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं, इक्वेशन 4। अब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन इक्वेशन 4 क्या लिखेंगे? पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन इक्वेशन 4। अब ये वाली वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 4 में लगाएंगे तो इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी? K इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2, यानी कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर अब हमने पाई की वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, सिंपल सी बात है। तो यहां पर दिस इंप्लाइज दैट K इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 स्क्वायर कूलम भी आप इसको पढ़ सकते हैं, कूलम स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर आपने इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर पर सॉल्व करना है। तो जब इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? K इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9 न्यूटन पावर -1 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? न्यूटन। मीटर पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कूलम पावर -2। इट्स मीन
k इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कूलम कांस्टेंट इन फ्री स्पेस। तो यहां पर ये आपने दोनों वैल्यूज याद रखनी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू भी और इसके साथ साथ कूलम कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इन फ्री स्पेस की वैल्यू भी। अब फ्री स्पेस पे कूलम्स लॉ क्या बन जाएगा? देयरफॉर कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय, देखो फ्री स्पेस में k की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू k Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो उसमें k की वाली वैल्यू उठाकर पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। जस्ट k की वैल्यू पुट कर दिए कूलम्स लॉ की उस रिलेशन में, F इज इक्वल टू k Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो यहां पर दिस इज कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 कहा था, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। तो यहां तक आपको कूलम्स लॉ की बेसिक फॉर्म तो समझ आ चुकी है। अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं। यहां पर हेडिंग लगा दी है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब हमने कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करना है। तो आपको मालूम है कि कूलम्स फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का क्या मतलब है कि अगर चार्ज Q1 Q2 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो Q2 भी Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब मान लो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 प्लस Q2, ये उस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो बदले में इस पे भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। यानी एक्शन करोगे तो रिएक्शन मिलेगा। यहां पर वही सीन है कि जैसे ही फोर्स लगा रहा है वो भी उस पे फोर्स लगा रहा है। तो ये जो सीन है ना कि फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगेगी, इसी को हम कहते हैं म्यूचुअल। यानी कि जो कूलम्स फोर्स है ये म्यूचुअल फोर्स है, एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाएगा, दूसरा पहले पे लगाएगा। इट इज नोन एज म्यूचुअल फोर्स। दिस मींस इफ चार्ज Q1 exerts a force on charge Q2, कि अगर Q1 Q2 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, देन Q2 simultaneously exerts an equal and opposite force on Q1। यानी कि अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो साथ ही Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में और उतनी ही फोर्स लगाएगा। यानी कि ये दोनों न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करेंगे। उसको हम आगे चलकर प्रूव भी करते हैं कैसे ओबे करेंगे। यहां पर मान लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट F21 इज इक्वल टू F21 वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1। फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1, यानी कि Q1 ने एक्सर्ट की है। सिमिलरली F12 वेक्टर कौन सी फोर्स है? F12 वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन किस पे एक्सर्ट हुई है? Q1 पे हुई है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2। इसी वजह से हमने इसको F21 कहा था, ऑन Q2 बाय Q1। इसको F12 कहा है, ऑन Q1 बाय Q2। तो यहां तक आपको याद रहेगा कि F21 कौन सी फोर्स है और F12 कौन सी फोर्स है। अब यहां पर ये जो हमने यूनिट वेक्टर्स लगाए हैं, दिस इज R21 यूनिट वेक्टर एंड दिस इज R12 यूनिट वेक्टर। ये क्या कर रहे हैं यहां पर? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन को। जैसे हम कहते थे ना वेक्टर प्रोडक्ट में, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू AB sin थीटा n यूनिट वेक्टर। n यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन को। सिमिलरली यहां पर ये जो R21 यूनिट वेक्टर है ना, ये F21 वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर ये जो R12 यूनिट वेक्टर है, ये F12 वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर F21 वेक्टर और F12 वेक्टर ये किसके इक्वल होंगे? कूलम्स लॉ से हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं और पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है अट्रैक्शन की या रिपल्जन की, हम कहां से फाइंड करते हैं? कूलम्स लॉ से फाइंड करते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? देन F21 वेक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। लेकिन यहां पर जब वेक्टर है तो यहां पे लिखेंगे, साथ में डायरेक्शन भी आएगी। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन क्या है? अभी हमने यहां पर लिखी थी R21 यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन है, तो वो भी लिख दीजिए R21 यूनिट वेक्टर। क्या लिखेंगे? वेयर R21 यूनिट वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम कहां से कहां तक डायरेक्टेड है? अभी हमने यहां पर देखा था
Q1 टू Q2 यानी Q1 से Q2 की तरफ है, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2 एंड क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, F12 की डायरेक्शन अभी हमने यहां पर मार्क की है R12 यूनिट वेक्टर, तो लिख दीजिए R12 यूनिट वेक्टर, where R12 यूनिट वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम, कहां से कहां तक डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, क्योंकि Q2 Q1 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं यानी कि इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, Q2 टू Q1। अभी जो हमने यहां पर फिगर ड्रा की है, ये वाली फिगर, इसमें ये जो R21 यूनिट वेक्टर है और R12 यूनिट वेक्टर, ये दोनों आपस में क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कमेंट करके बताना जरा, साथ के साथ कमेंट किया करें। एक्चुअली होता क्या है, जब मैं क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं ना, तो साथ के साथ वो बोलते हैं, तो एक प्रॉपर क्लास का माहौल बनता है। तो आपने क्या करना है, साथ के साथ कमेंट्स में लिखते जाना है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि जब स्टूडेंट्स लेक्चर सुनते हैं तो वाकई पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं। तो यहां पर ये जो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, याद है आप लोगों को, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था, मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, यानी मैग्नीट्यूड का तो यहां पर मसला ही नहीं है, वो तो इक्वल होगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। फ्रॉम फिगर वी कैन राइट, फ्रॉम फिगर वी कैन राइट, यानी कि तस्वीर से हम ये लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, R12 या फिर R21 पहले लिखेंगे, R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 यूनिट वेक्टर। माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक इधर है, दूसरा इधर है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। 5 इक्वेशंस तो क्योंकि पहले हो चुकी थी, यहां पर इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 कह देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 7 कह देता हूं। तो अगर R21 यूनिट वेक्टर की ये वाली वैल्यू उठाकर मैं इस इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दूं तो कैसा रहेगा, पुटिंग R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 यूनिट वेक्टर इन, किस में पुट करना है, इक्वेशन 6 में, तो इक्वेशन 6 में पुट कर देते हैं। कैसे पुट करेंगे, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है, तो उसको इसी तरीके से लिखेंगे, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू R21 की जगह पर क्या लिखना है, माइनस R12 यूनिट वेक्टर, माइनस R12 यूनिट वेक्टर। अब यहां पर इस माइनस को उठा के मैं स्टार्ट में ले आता हूं, तो क्या बन जाएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और साथ में ये जो R12 यूनिट वेक्टर है इसी तरीके से आ जाएगा, R12 यूनिट वेक्टर। अब ये वाली टर्म जो हमने ब्रैकेट में लिखी है, अगर इसको आप गौर से देखें तो ये इक्वेशन नंबर 7 की राइट साइड बन रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर, यहां पर भी वही आ रहा है, R12 यूनिट वेक्टर। इसको फिर मैं इक्वेशन नंबर 8 कह देता हूं, तो क्या लिखूंगा, यूजिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 8, क्या लिखूंगा, यूजिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 8, यानी इक्वेशन 7 को उठाकर इक्वेशन नंबर 8 में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये वाली चीज जो है इसको मैं F12 वेक्टर की इक्वल लिख सकता हूं, तो यहां से फिर मिल जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, इसी तरीके से पड़ा रहेगा, F12 वेक्टर साथ आ जाएगा, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन किसके इक्वल था, F12 वेक्टर के इक्वल। अब अगर आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जहन में लेकर आए तो वो भी कुछ ये नहीं कहता था कि दो फोर्सेस जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। तो यहां पर चार्ज 1 जो चार्ज 2 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो मैग्नीट्यूड में उस फोर्स के इक्वल है जो चार्ज 2 1 पे एक्सर्ट कर रहा है, और दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इसका मतलब है कि ये जो कूलम्स लॉ है ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। तो यहां पर यही सेंटेंस लिख दिया है, अबव रिजल्ट्स शो दैट कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसको कौन ओबे कर रहा है,
कूलम्स लॉ, क्योंकि कूलम्स लॉ को ही लेकर हमने ये चीज लिखी है F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर, या फिर इसको आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। बिल्कुल इसी पैटर्न पर चलते हुए ऐसे भी प्रूव किया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। अब पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से बन के आता है, प्रूव दैट द कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वहां पर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हमने तो ये बात पढ़ी नहीं है कि कूलम्स लॉ भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। तो आज मैंने आपको यहां पर ये बात पढ़ा दी है। अब आपको ये याद रहेगा कि कूलम्स लॉ क्या करता है, ओबे करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। और ये कहां से प्रूव होता है, जब हम कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो पहले आपने कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म, और उसके बाद ये कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म लिख देनी है, और यहां तक सारे का सारा प्रूफ कर देना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अगर चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस की बजाय कोई और मीडियम रखा जाए, क्योंकि पहले तो हम फ्री स्पेस की बात कर रहे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन अगर मीडियम फ्री स्पेस के अलावा, वैक्यूम के अलावा कोई और हो जाए, कोई और इंसुलेटिंग मीडियम हो जाए, प्लास्टिक हो सकती है, रबर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, यानी कोई और इंसुलेटिंग मीडियम अगर चार्जेस के दरमियान आ जाए तो जो फोर्स है वो उस पर कैसे असरअंदाज होगा। एक क्वेश्चन है छोटा सा कि अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई मटेरियल आ जाए तो उनकी फोर्स बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए। सेंस क्या कहता है, कम होनी चाहिए। भाई दरमियान में कोई मटेरियल आ गए, उनकी जो अट्रैक्शन थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, जो रिपल्शन थी वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब हम चार्जेस के दरमियान कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उस केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो कम हो जाती है। तो यहां पर हेडिंग लगा दी है इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस ऑन कूलम फोर्स, यानी अगर चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस के अलावा कोई मीडियम हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस आल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन देम, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं। व्हेन द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस इज एन इंसुलेटर, अब यहां पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर चार्जेस के दरमियान मीडियम इंसुलेटर होगा, कोई रबर होगा, प्लास्टिक होगा, या फिर इस तरीके का कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम होगा, तो उसको हम कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। क्या कहेंगे बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो यहां पर जब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हम चार्जेस के दरमियान प्लेस करते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होनी चाहिए, कूलम्स फोर्स डिक्रीज होगी, जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वही बात लिखी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम डिक्रीजेस एज कंपेयर टू दैट इन फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस में ज्यादा होगी और जब किसी और मीडियम में चार्जेस होंगे तो वो कम हो जाएगी। दिस डिक्रीज अकर्स बाय अ डेफिनेट फैक्टर। अब ये जो डिक्रीज है ना, ये एक डेफिनेट फैक्टर से आता है जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं या फिर रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। अब अगर रिलेटिव परमिटिविटी का फिजिकल सेंस देखा जाए तो वो तो कुछ इसी तरीके से बनता है, जैसे यहां पर ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, इनके दरमियान अब क्या है, डाई इलेक्ट्रिक है। क्या है बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक, यानी कोई मीडियम है। अब ये मीडियम इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी जो भी कूलम फोर्स है वो कितनी अलाउ करता है, यानी ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इन दो चार्जेस के दरमियान कितनी कूलम फोर्स अलाउ करता है। दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम और नोन एज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। इसकी आगे चलकर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा फिजिकल सेंस भी तो होना चाहिए। ये जस्ट रफ वर्क था। अब यहां पर जब हम चार्जेस को किसी मीडियम में प्लेस करेंगे या फिर चार्जेस के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करेंगे तो उस केस में जो कूलम्स लॉ है ना वो अपडेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अपडेट हो जाएगा। जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं ना, ऐसे ही कूलम्स लॉ भी अपडेट हो जाएगा, यानी कूलम्स फोर्स नई निकल के आ जाएगी। जरा थोड़ा सा रफ फर्क करते हैं। पहले हमने के क्या पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के कांस्टेंट था जो कि मीडियम पर डिपेंड कर रहा था और यही फैक्टर कूलम फोर्स को मीडियम पर डिपेंड करवाता था। इस एक फैक्टर की वजह से कूलम फोर्स भी क्या करती थी, मीडियम पर डिपेंड करती थी। अब के क्योंकि मीडियम पर डिपेंड करता है, पहले हमने क्या लिखा, फ्री स्पेस के लिए, अब हम लिख रहे हैं मीडियम के लिए। देखो पहले आपके पास कोई एक लो वर्जन है, अब आपने उसको अपडेट करके हायर वर्जन रखना है मोबाइल में, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर है पहले उसका पुराना वर्जन था ये एप्सिलॉन नॉट वाला, अब आपने अपडेट करना है और नया मीडियम लेकर आना है। तो यहां पर जब अपडेट करेंगे तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि फोर्स डिक्रीज करेगी, यानी के क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां पर कोई और फैक्टर आ जाना चाहिए, एक बिल्कुल आना चाहिए। तो यहां पर जो फैक्टर आएगा उसको हम कहते हैं एप्सिलॉन आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर।
यानी पिछले सॉफ्टवेयर के फीचर्स तो रहेंगे, नए फीचर्स भी आ जाएंगे, सिस्टम क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा इस तरीके से। तो इट्स मीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक द कूलम्ब फोर्स इज गिवन एज, फिर किससे मिलेगी हमें, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q1 Q2 आवर आर स्क्वायर। अब अपडेट करके क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन आर, यानी कि यहां पर हमारे पास एप्सिलॉन आर वाला फैक्टर न्यू आ जाएगा और इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये फोर्स की वैल्यू कब आ रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक या फिर मीडियम, तो इसको मैं FMED लिख देता हूं, यानी मीडियम वाली फोर्स। अब यहां पर बच्चों अगर मैं 1/εr को सेपरेट लिखूं और बाकी सबको ब्रैकेट में सेपरेट कर दूं कुछ इस तरीके से, F मीडियम इज इक्वल टू 1/εr इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आवर आर स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है ये बेसिकली किसके इक्वल है, ये F वैक्यूम के इक्वल है, क्योंकि जब हमने फ्री स्पेस में दोनों चार्जेस को प्लेस किया हुआ था तो उस वक्त जो कूलम्ब फोर्स आ रही थी दैट वाज इक्वल टू दिस। इसका मतलब है कि जब चार्जेस के दरमियान वैक्यूम था तो उस केस में फोर्स ये थी, तो इट्स मीन मैं यहां पर लिख सकता हूं F मीडियम इज इक्वल टू 1/εr इंटू F वैक्यूम, इसको मैं VSC से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पर लिख देंगे सिंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू F वैक्यूम, यानी ये फोर्स उस वक्त थी जब चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस थी यानी कि वैक्यूम था। अब यहां से अगर मैं एप्सिलॉन आर को एक तरफ कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू F वैक्यूम आवर F मीडियम, F वैक्यूम आवर F मीडियम, यानी कि यहां से मैं एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन निकाल सकता हूं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन निकाल सकता हूं, और वो किस तरीके से निकल कर आएगी, F वैक्यूम ओवर F मीडियम, उसको वर्डिंग में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस वक्त, जब चार्जेस वैक्यूम में थे, टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन चार्जेस आ रहे ना मीडियम, यानी कि जब चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम प्रेजेंट था। तो यहां पर भी लिख देते हैं मैथमेटिकली, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो आपने ऐसे ही लिखना है, मैथमेटिकली एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू F वैक्यूम ओवर F मीडियम, क्योंकि पेपर में अक्सर आ जाता है डिफाइंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर आ जाता है डिफाइंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो क्या होगी रिलेटिव परमिटिविटी, कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है कि जब हम चार्जेस के दरमियान कोई डाइइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे या फिर चार्जेस को किसी भी मीडियम में प्लेस करेंगे तो उस केस में हमारे पास कुछ इस तरीके से कूलम्ब्स लॉ की फॉर्म आ जाएगी, और जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी मीडियम की वो हमें इस रिलेशन से मिल जाएगी। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक मीनिंग क्या है। देखो पहले भी ये वर्ड तो आता रहा है लेकिन वहां पर इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि यहां पर ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली मीनिंग क्या है। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में तो आपने पढ़ रखा है कि जो अर्थ है इसके अराउंड ऐसा रीजन जिसमें कोई भी छोटा सा मैस आता जाए तो अर्थ उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। यानी कि यहां पर मान लो इस तरीके से हमारे पास अर्थ प्रेजेंट है और यहां पर इतने रीजन में अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो स्ट्रांगली फैला हुआ है, इससे बाहर बहुत वीक हो जाता है, ये मान के चलते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां पर आता है तो यहां पर अर्थ उसके ऊपर क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड में दाखिल हो चुका है। तो फील्ड का अगर थोड़ा सा सेंस बनाया जाए माइंड में तो ये कुछ ऐसे बनता है, इलाका यानी अर्थ के अराउंड ऐसा रीजन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ही आता जाए तो अर्थ उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो वो अर्थ के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, यानी कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाएगा। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, देखो हमने ये पढ़ रखा है कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर बहुत दूर ले जाओगे तो जो अट्रैक्शन है वो वीक पड़ जाएगी। कूलम्ब्स लॉ भी ये कहता है कि जब बहुत दूर ले जाओगे अट्रैक्शन वीक पड़ जाएगी।
तो जब हम इस चार्ज को इसके करीब लेकर आते हैं तो ये चार्ज उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है। जितने रीजन में इसकी फोर्स इस चार्ज को फील होती रहती है उतने रीजन तक इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। देखो, जब आप वाईफाई कनेक्ट करने के लिए मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, एक कमरे में तो वो चलता रहता है, जब आप थोड़ा दूर चले जाएं तो सिग्नल्स आना बंद हो जाते हैं। यानी कि वो जो मोबाइल है उसके आप करीब करीब रहेंगे तो आपको सिग्नल्स मिलते रहेंगे, लेकिन दूर जाएंगे सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। यानी यहां पर मान लो ये मोबाइल है, इतने रीजन में सिग्नल्स आ रहे हैं तो ये इस मोबाइल के सिग्नल्स वाले रीजन का फील्ड है। इसी तरीके से किसी भी चार्ज का जितने रीजन में किसी दूसरे चार्ज पर इंफ्लुएंस रहता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। लेकिन बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा ब्रॉडली डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा रीजन है, क्या है, ऐसा रीजन है जिसमें जो भी चार्ज पार्टिकल आता जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या मीनिंग है। मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ये एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, बस कंसिडर कर लो, मान लो कि चार्ज ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। अब इसके अराउंड ये जितना रीजन है जिसमें किसी भी दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। यानी अगर हम कोई छोटा सा एक चार्ज लेकर आए, मान लो एक मैं चार्ज लेकर आता हूं जिसको मैं प्लस क्यू कहता हूं और इसको मैं कह देता हूं टेस्ट चार्ज। यहां पर टेस्ट चार्ज के बारे में भी समझ लीजिए, फिजिक्स में हम इस चैप्टर में बार बार टेस्ट चार्ज का जिक्र करेंगे। टेस्ट चार्ज की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आप रफ साइड पर नोट कर लीजिए। टेस्ट चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। बाय कन्वेंशन हम अपनी आसानी के लिए टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, जस्ट ये एक कन्वेंशन है जो कि पूरे चैप्टर में चलेगी और पॉजिटिव चार्ज से समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए हमने यहां पर पॉजिटिव चार्ज को एज ए टेस्ट चार्ज लिया है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है। यानी कि ये इतना स्मॉल होता है कि जिस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने आए हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा होगा, इस चार्ज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, तो यहां पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये इंटरफेयर करेगा। तो यहां पर हम इसको इतना स्मॉल कंसीडर करते हैं कि ये इस चार्ज ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके। तो दीज आर टू मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ ए टेस्ट चार्ज। तो यहां पर ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, इस चार्ज ऑब्जेक्ट की फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए मैं एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसके करीब लेकर आऊंगा। अगर ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, यानी यहां पर ये वाला जो टेस्ट चार्ज है अगर ये रिपल्शन फोर्स को ऑब्जर्व करेगा तो मैं कहूंगा कि यहां पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ये क्या है, टेस्ट चार्ज, और ये चार्ज ऑब्जेक्ट है। इस चार्ज ऑब्जेक्ट का यहां पर इस जगह पे इन्फ्लुएंस है सारे का सारा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। जैसे ही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, छोटा सा टेस्ट चार्ज आएगा तो इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिससे मुझे ये मालूम हो जाएगा कि यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। लेकिन हमने बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में मालूम हो तो मैं इस पॉइंट पर एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आऊंगा। फिर मैं यहां पर देखूंगा कि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर इस चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से कितनी फोर्स लग रही है। क्या लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है इस एक छोटे से चार्ज पर, यानी फोर्स ऑन दिस चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां पर इस छोटे से चार्ज पर इस चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से जो फोर्स लगेगी, यानी कि फोर्स ऑन दिस चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। यहां से एक पॉइंट तो आराम से क्लियर हो चुका है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करेंगे तो किसी पॉइंट पर डिफाइन करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, इसमें किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आप डिफाइन कर सकते हैं, इस पॉइंट पर आप डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए यू हैव टू चूज अ स्पेसिफिक पॉइंट। डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर सिंपली द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। यानी कि इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया हुआ था तो यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज साथ लिखना जरूरी है, यानी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दिस पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट। यहां पर इसी डायग्राम को नीट एंड क्लीन करके ड्रा कर दिए।
दिस वॉज जस्ट रफ वर्क, इसको अपने नोट्स में नोट नहीं करना, आपको समझाने के लिए था। इस सारे को अपने नोट्स में नोट करना है। ये एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है जिस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, मान लो Q। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है और यहां पर मुझे इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को देखना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को देखना हो वहां पर सीधा सीधा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उठाकर ले आओ। तो यहां पर प्लस Q चार्ज उठाकर हम ले आए हैं। अब ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट Q है ये इस चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जितनी फोर्स के साथ रिपेल करेगा, लेट्स से दैट फोर्स इज F वेक्टर, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इस चार्ज ऑब्जेक्ट और इस चार्ज के दरमियान, दैट इज R। तो यहां पर यही लिखा है इफ F इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज Q, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज Q है ये इतनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है F एट पॉइंट ए, और ये पॉइंट ए पर प्रेजेंट है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। तो यहां पे इस चार्ज पे, जो इस चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से फोर्स लग रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। अब क्योंकि ये जो फोर्स है F, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस पर मैं इस तरीके से एरो लगा दूंगा। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां से ये मालूम हो रहा है कि दिस E इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, E इज इक्वल टू F वेक्टर ओवर Q। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन नेचर। तो यही बात यहां पर लिख दी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो वही वाली होगी जो कि फोर्स की डायरेक्शन है। जिस तरह हम पहले लॉज ऑफ मोशन में या फिर मोमेंटम के केस में पढ़ते थे, P इज इक्वल टू mv, P की डायरेक्शन क्या होती थी, वही वाली जो V की होती थी। इसी तरीके से यहां पर E की वही डायरेक्शन होगी जो कि F की डायरेक्शन होगी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या यूनिट है, अभी हमने यहां पर पढ़ा है E इज इक्वल टू F ओवर Q। तो यहां पर थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। F ओवर Q है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम। तो कूलम को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन पर कूलम। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो ऐसा यूनिट है दैट इज न्यूटन पर कूलम। अगर पूरे वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे तो न्यूटन का n स्मॉल होगा, यहां पर कूलम का c भी स्मॉल होगा, लेकिन अगर सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैपिटल होंगे, न्यूटन पर कूलम। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और यूनिट भी होता है वोल्ट पर मीटर, लेकिन उसको हम आगे चलकर नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब हमने यहां पर कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज ऑब्जेक्ट। यहां पर ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हमने कैलकुलेट करना है। पहले ये वाला चैप्टर सेकंड ईयर में हुआ करता था, तो यहां पर एक पॉइंट चार्ज हम कंसिडर करते थे, लेकिन अब यहां पर क्योंकि न्यू सिलेबस है इसमें एक चार्ज ऑब्जेक्ट लिया गया है, तो यहां पर हम चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। कंसिडर ए पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हैविंग चार्ज Q। यहां पर इसका जो चार्ज है दैट इज Q, और ये एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। व्हेन ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, क्योंकि हमने पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस करना है, तो इस पॉइंट ए पर एक स्मॉल टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे, और ये स्मॉल टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस Q, जो कि इस डायरेक्शन में होगी। अब ये फोर्स हमें कहां से मिलेगी, देखो ये चार्ज, इनके दरमियान फोर्स कहां से मिलेगी, कूलम्स लॉ से। तो कूलम्स लॉ क्या कहते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस चार्ज Q, और ये कैपिटल Q, तो क्या हो जाएगा Q ओवर R स्क्वायर। अब यहां पर बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने तो कहा था कि ये जो चार्जेस हैं ये पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, तो यहां पर ये तो चार्ज ऑब्जेक्ट है। देखो पॉइंट चार्ज का ये मीनिंग नहीं है कि चार्ज छोटा होना चाहिए, पॉइंट चार्जेस का ये मतलब है कि चार्जेस के साइज के रिस्पेक्ट से उनके दरमियान जो डिस्टेंस R है वो बड़ा होना चाहिए। यानी इनके साइज और अगर डिस्टेंस को कंपेयर किया जाए तो डिस्टेंस साइज के रिस्पेक्ट से काफी ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा केस होगा तो हम चार्जेस को पॉइंट चार्जेस मानेंगे। अब यहां पर हमने फोर्स को डिस्कस कर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, क्योंकि हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला अभी हमने यहां पर देखा है, E इज इक्वल टू F ओवर Q। तो यहां पर अगर हम E इज इक्वल टू F ओवर Q में F की वैल्यू पुट कर दें, यहां पर क्या लिखेंगे, एज वी नो E इज इक्वल टू F ओवर Q।
पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ, क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ, यानी एफ की वैल्यू उठाकर इसमें पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ एफ। अगर एफ की वैल्यू उठाकर पुट कर दें तो E इज इक्वल टू, यहां पर ऊपर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू आवर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पर स्मॉल क्यू है तो स्मॉल क्यू से डिवाइड कर देंगे। अब यहां पर देखिए, दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू आवर क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला नीचे आ जाएगा। अब यहां पर ये Q और ये Q आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बच जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q आवर आर स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट, यानी कि इस चार्ज ऑब्जेक्ट Q की वजह से इस पॉइंट A पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है दैट इज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q ओवर आर स्क्वायर। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर एरोज आ जाएंगे वेक्टर्स की तरह, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। लेकिन ये वाला तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, देखो E वेक्टर इसके इक्वल है, ये E वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें साथ यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो क्या यूनिट वेक्टर लगाएंगे, R यूनिट वेक्टर, और ये R यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, E वेक्टर की डायरेक्शन को, और इस E वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, जिधर इस F वेक्टर की डायरेक्शन है। तो यहां पर लिख देंगे वेयर R यूनिट वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम, कहां से कहां डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड फ्रॉम दिस कैपिटल Q टू स्मॉल q, क्योंकि ये डायरेक्शन है, डायरेक्टेड फ्रॉम कैपिटल Q टू स्मॉल q, कैपिटल Q टू स्मॉल q। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है कि किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मालूम करने का क्या तरीका है, जस्ट वहां पर स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आ जाएंगे, उस पर जो फोर्स एक्सर्ट होगी दैट वुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट, क्योंकि वहां पर स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो क्या लिखेंगे, F/Q। अब लेक्चर के दरमियान में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर यहां पर एक बॉडी हो और यहां पर भी एक बॉडी हो और एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही हैं, और इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये हमें मालूम है। मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया था कि इस सेकंड बॉडी पर क्या चार्ज होगा। इस सेकंड बॉडी पर टू कंडीशंस हो सकती हैं, टू कंडीशंस क्या हो सकती हैं बच्चों, टू कंडीशंस। अब बहुत से स्टूडेंट्स ने पता है क्या आंसर किया होगा, नेगेटिव चार्ज। तो क्या सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो सकता है, अगर ये बॉडी न्यूट्रल हुई तो फिर क्या होगा, फिर भी तो अट्रैक्ट होगी। इसका मतलब है देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, टू कंडीशंस होंगी, आइदर दिस बॉडी इज न्यूट्रल, या तो ये न्यूट्रल होगी या फिर ये नेगेटिवली चार्ज होगी, या फिर क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। अक्सर एमसीक्यूज में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इस कंसेप्ट को याद रखना है। फाइनली आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले चार्ज को डिटेल में देखा है कि व्हाट इज मेंट बाय चार्ज, एक्चुअली चार्ज होता क्या है। इसके साथ साथ फिर हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को देखा है, चार्ज को किस तरीके से मेजर करते हैं, उसके यूनिट्स क्या है, और फिर ये देखा है कि कूलम्स लॉ क्या है, और कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को देखा है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को देखा है। फिर ये देखा है कि किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड किया जाता है। ये लेक्चर लॉन्ग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से वेरी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से भी। कूलम्स लॉ वाला जो आर्टिकल है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके डिफरेंट स्टेटमेंट्स बन सकती हैं जो कि मैंने आपको लेक्चर के दरमियान में बता दी थी। और इसके साथ साथ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाला आर्टिकल है, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस पूरे लेक्चर को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।